नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली हम लोगों को अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिल रही है जहां पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ के द्वारा रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी तक एफएटीएफ के इतिहास के अंदर ये पहली बार हुआ है कि किसी देश की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि इसकी वजह से क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सारे डिसीजन कौन लेता है, रशिया की कौन कौन सी पावर जो है वो यहां से छीन जाएगी, साथ में क्या रशिया के ऊपर इसके पहले भी कोई इस तरीके के एक्शन हुए हैं, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, रोज सुबह 8 बजे द हिंदू की क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग को लग रहा है कि यार सर प्रीलिम्स पास में आ रही है, लगभग 89 डेज आज से बाकी हैं और हम लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, स्टैटिक भी पढ़ना है, उनको फिर बाद में जोड़ना भी है, इतना सारा काम अभी कैसे करेंगे? तो चिंता मत करो, आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही ब्रांड न्यू कोर्स निकाला है जहां पर अनअकैडमी के या कहूं पाथफाइंडर के जो 5 एजुकेटर हैं उनके द्वारा ये क्रैश कोर्स लेके आया जा रहा है जहां पर स्टैटिक और करंट अफेयर साथ में जुड़ा हुआ होगा। ये जो क्रैश कोर्स है ये 1 मार्च से 1 मई के बीच में चलने वाला है। 2 महीने के अंदर अंदर आपके सारे टॉपिक जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कवर कराए जाएंगे। इसके अंदर अगर आप लोगों को जुड़ना है तो आप लोगों को प्राइस देना होगा 6999, पर अगर आप यहां पर SRC10 कोड का प्रयोग करते हो तो उसके बाद में आप लोगों को यही जो सब्सक्रिप्शन है ये 5599 के अंदर पड़ जाएगा। साथ में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। तो याद रखना, कोड जो यूज करना है वो SRC10 है। जाओ इसके अंदर सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों को ये कोर्स लेना है तो इसकी लिंक जो है वो नीचे कमेंट के अंदर पिन है, ठीक है। अब सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। तो बात कुछ ऐसी है कि 1989 के अंदर G7 की एक समिट हुई थी पेरिस के अंदर, जिसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाई गई थी। तो इसके अंदर शुरुआत में जो देश थे वो G7 थे। बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर दूसरे देश जुड़ते चले गए, इवन इंडिया भी जुड़ा, जिसके बाद में आज के समय पे लगभग 39 मेंबर्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हैं, जिसके अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है GCC और एक है यूरोपियन यूनियन, और दूसरी तरफ हम लोगों को लगभग 37 देश जो है यहां पर दिखाई देते हैं। अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करती क्या है? तो इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 2 अलग अलग काम है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पहला काम है कि ये एक इंटर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग बॉडी की तरह काम करती है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। होता क्या है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अलग अलग तरीके जो आज के समय पे चल रहे हैं उन्हें देखती है, उसके अनुसार पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उसको रिकमेंड करती है अपने मेंबर देशों को, और फिर वो मेंबर देश जो है उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ यही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक और रूप से भी काम करती है। ये कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करती है और देखती है कि कौन कौन से देश जो है वो ये मिनिमम स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, कौन से ऐसे देश हैं जो टैक्स हेवन बन के बैठे हुए हैं, कौन से ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं, उनको फिर ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के अंदर डालती है, उसके अंदर सैंक्शन लगाती है। और ये सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर देशों के द्वारा लिए जाते हैं। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया 1989 के अंदर पेरिस के अंदर मीटिंग हुई थी G7 की, उसके बाद में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो बनी थी। अब रिसेंटली क्या हुआ कि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने आक्रमण किया, जिसके बाद यूक्रेन ने एक कैंपेन चलाया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर कि रशिया को ब्लैकलिस्ट में डालो पहला, और दूसरा रशिया की मेंबरशिप को हटा दो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से। यूक्रेन का कहना यह था कि रशिया ने हमारे ऊपर इतना भयंकर आक्रमण किया, उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आज तक कुछ भी नहीं कर पाई, और अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी कुछ भी ना करते हुए दिखाई दे रही है। जिसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रिसेंटली डिसीजन लिया, जिसके अंदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यह कहा कि क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है, जिस दौरान में रशिया जो है वो हथियारों का प्रयोग कर रहा है, मैलिशियस साइबर एक्टिविटी चला रहा है, जिसके कारण से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसके ऊपर सेफ्टी और सिक्योरिटी के थ्रेट नजर आने लग रहे हैं। इस कारण से रशिया को हम लोग रिमूव करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कोर प्रिंसिपल के विरुद्ध है। जिसके बाद रशिया ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो मेंबर्स हैं, इसके अंदर आपको रशियन फेडरेशन देखने को मिलेगा, रशिया अब इसका भाग नहीं होगा। इसका मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर जब डिसीजन लेने की बात आएगी, उसकी जो मीटिंग होगी, उन सारी चीजों के अंदर अब रशिया जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया जो है वो खुलेआम टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के स्टैंडर्ड अभी भी रशिया के ऊपर लगेंगे। जैसे
आप अगर इन देशों के अंदर देखोगे जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर है, तो इसके अंदर आपको पाकिस्तान दिखाई नहीं देगा, बट स्टिल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया था। क्यों? क्योंकि वो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा था। मतलब ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट के अंदर जिन भी देशों को डाला जाता है, जरूरी नहीं वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर हो सकता है वो मेंबर हो सकता है वो ना भी हो। यहां पे आप साउथ अफ्रीका देख रहे हो, साउथ अफ्रीका को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया, जबकि साउथ अफ्रीका मेंबर है। ठीक है, तो दोनों चीजें यहां पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर की जाती है। हालांकि रशिया जो है वो अभी भी, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, इसका ग्लोबल नेटवर्क होता है, ग्लोबल नेटवर्क का अभी भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर रशिया भाग होगा, क्योंकि रशिया EAG ग्रुप यानी कि यूरेशियन ग्रुप का भाग है, वो कंटिन्यू रहेगा। साथ में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यह भी कहा कि अगर भविष्य के अंदर ऐसा लगता है कि चीजें थोड़ी सी ठीक हो गई है, रशिया की चीजों को हम लोग मॉनिटर करेंगे, वो लगता है कि रशिया के अंदर चीजें ठीक हो गई, तो फिर रशिया को वापस से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर एडप्ट कर लिया जाएगा। हालांकि इस डिसीजन की उम्मीद मेरे को काफी पहले थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से हो सकता है रशिया जो है वो हट जाए, क्योंकि 2022 से ही, जून 2022 से ही रशिया को डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्ट नहीं लेने दिया जा रहा था। अब मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो G7 देशों के द्वारा बनी हुई है। G7 देश के अंदर आपको देखने को मिलता है जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, US, इटली, जापान, जो कि 1975 के अंदर बनी थी, और ये वन ऑफ द टॉप इकोनॉमी, बेहतरीन इकोनॉमी में से एक उस समय में मानी जाती थी, और इवन आज भी। बाद में क्या हुआ कि 1998 के अंदर इन्हीं G7 देशों ने रशिया को ऐड किया था और ये G8 देश बन गए थे। उसके बाद में 2014 के अंदर क्या हुआ कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, और यूक्रेन के अंदर आप देखोगे तो ये क्रीमियन पेनिनसुला को कब्जा करने की कोशिश उस समय पर रशिया ने करी थी, जिसके बाद G7 देशों ने उस समय पर, है ना, उस समय पर वो G8 हो गई थी, तो वो G8 ने रशिया को अपनी मेंबरशिप से हटा दिया था, सस्पेंड कर दिया था, और G8 वापस से G7 बन गई थी। अब यही G7 के द्वारा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई है, उसके अंदर से भी रशिया को रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो वैसी चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में जब ये वाली मीटिंग हुई तो उसके अंदर एक और चीज हम लोग को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की देखने को मिली कि साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है, जिसके बाद अभी जो अपडेटेड ग्रे लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकाली गई है मेरे द्वारा। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिल जाएगा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट के अंदर है, और यहाँ पे आपको नाइजीरिया दिख जाएगा। ठीक है, अब ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट होती है और ब्लैक लिस्ट होती है, इससे होता क्या है? ठीक है, तो देखो आप समझने की कोशिश करना कि कोई देश है जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ये मान लो वो कंट्री है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इस देश को कहता है कि देखो ऐसी हरकतें मत करो, कुछ एक्शन प्लान देता है कि ये एक्शन प्लान को फॉलो करो, जिसकी वजह से आपकी टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी। अगर ये कंट्री नहीं करती उसको फॉलो, तो उस केस में उस देश को डाल दिया जाता है ब्लैक लिस्ट के अंदर, और जब कोई देश ब्लैक लिस्ट के अंदर चले जाता है तो उसके बाद में उसको यूरोपियन यूनियन, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ऐसी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के फंडिंग मिलना बंद हो जाती है। दूसरे जो देशों की कंपनियां हैं वो वहां पर निवेश करना बंद कर देती है, क्योंकि खतरा जो है वो दिखने लगता है, ब्लैकलिस्ट के अंदर आ गई है। तो इवन ग्रे लिस्ट के अंदर भी ऐसी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है कि दूसरे देश जो है वो उसको पार्ट नहीं लेते। ऐसी कंडीशन में कंट्री की खुद की GDP, खुद की इकोनॉमी जो है वो डाउन जाने लगेगी। जब कंट्री की खुद की इकोनॉमी डाउन जाने लगेगी तो फिर वो क्या टेरर फाइनेंसिंग और क्या मनी लॉन्ड्रिंग करेगी। इस तरीके से ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट काम करती है। ग्रे लिस्ट के अंदर आती है ऐसी कंट्रियां जो सेफ हेवन के रूप में काम कर रही है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और इनके ऊपर रोक लगाने की कोशिश की जाती, और जो देश बात नहीं मानते उन्हें नॉन कोऑपरेटिव कंट्री के अंदर डाला जाता है, यानी कि ब्लैकलिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, आज के समय पे जो देश ब्लैकलिस्ट के अंदर, उसके अंदर आपको नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोग को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरे साथ में रेगुलरली जुड़ना है तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।